प्यारे बच्चों नमस्कार। NCERT क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अर्थात हम बात करेंगे आज कि एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है, उसके केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। या ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि n फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली। अब बात करते हैं कि n फेरो, यानी फेरो का मतलब होता है कि जैसे हम तार को लपेटते हैं तो एक फेरो बन जाते हैं ना, तो तार को लपेटने यानी फेरो का बनना। तो क्वेश्चन आता है n फेरो वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें यही कार्य करना है कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है तथा इसकी तीव्रता के अधिकतम होने की शर्तें भी लिखिए। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में अधिकतम होती है उसकी शर्तें भी हम ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली। तो हम एक धारावाही वृत्तीय कुंडली बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिएगा, यहाँ हम मान लेते हैं कि हमारे पास XY एक तार है। अब इस तार को हम मोड़कर एक कुंडली का रूप दे देंगे। तो देखिए, ये हमने क्या किया, इस तार को मोड़कर एक ऐसी कुंडली बनाया है जिसको हम तार जो था वो XY था। तो हमने क्या किया, इस तार XY को मोड़कर एक कुंडली बनाया। इस कुंडली का केंद्र O है तथा इसी कुंडली की त्रिज्या R है और इस कुंडली में से I धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट देंगे या विभाजित कर देंगे। देखिए, हमने अब छोटे छोटे इसके एक अल्पांश बनाया जिसको हम नाम देंगे A, B, C, D, E। ऐसे पूरी कुंडली को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में इसको विभाजित कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से AB एक अल्पांश बन गया, BC एक अल्पांश बन गया, CD एक अल्पांश बन गया और ED एक अल्पांश बन गया। इस प्रकार हम इस कुंडली को बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों में हम विभाजित कर देंगे, क्योंकि एक अल्पांश के कारण ही किसी बिंदु या केंद्र पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ एक वृत्तीय कुंडली बनकर तैयार है, जिसमें से XY एक तार था। इस तार को हमने मोड़कर एक कुंडली का रूप दिया है जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है। इस कुंडली में से I धारा प्रवाहित हो रही है और इस कुंडली को हम छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। तो आप जस्ट यहाँ पर इस चित्र को ड्रॉ करिएगा और जैसा चित्र में हमने देखा है वैसा ही उसी लैंग्वेज में हमको अभी लिखना है। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि माना तार XY को वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़ा गया है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, चित्र के अंदर ये XY एक तार था। इस तार को हमने मोड़कर एक वृत्तीय कुंडली बनाया है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है और इस कुंडली में से होकर I धारा प्रवाहित हो रही है और तथा हमें कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे हमने लिखा है कुंडली की परिधि को AB, BC, CD डैश 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 कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं। तो देखिएगा, चित्र में ये कुंडली की परिधि है, ठीक है,
और परिधि को हम 2πr से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वृत्त की। तो कुंडली की परिधि को हम कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। यहाँ हमने AB, BC, CD ऐसे बहुत सारे भागों में छोटे छोटे भागों में हम कुंडली की परिधि को विभाजित करते हैं छोटे छोटे अल्पांशों में। आगे हमने लिखा है कि अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा चित्र के अंदर इस अल्पांश AB, हम सबसे पहले एक छोटे से अल्पांश AB की बात करें। इस अल्पांश AB के कारण इस वृत्तीय कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बायो-सेवर्ट के नियम में कि वहाँ पर एक अल्पांश हमने DL लिया था। उस DL अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करना सीखा था। तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने रिप्रेजेंट किया था dB से। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर AB अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम सिर्फ बात करें AB अल्पांश के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB1, क्योंकि हम एक अल्पांश की बात करें। जब BC अल्पांश की बात करेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेंगे हम dB2। इसी प्रकार CD अल्पांश की बात करेंगे तब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लेंगे dB3। इसी प्रकार हम पूरे परिधि पर आगे बढ़ते जाएंगे। और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे कि जैसे हमने बायो-सेवर्ट के नियम में पढ़ा था कि अल्पांश DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पर हमने निकाला था dB = μ04πI dl sin θ/r²। तो ठीक वहाँ पर DL अल्पांश था और यहाँ पर हमारे पास AB अल्पांश है, तो हम वहाँ DL की जगह AB अल्पांश लेके सेम वही सोल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश AB के कारण पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ लेंगे dB1। dB1 इसलिए लिया है कि क्योंकि हम एक अल्पांश की बात कर रहे हैं dB1, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो μ0/4πI, यानी कि उसमें बहने वाली धारा, AB यानी कि एक अल्पांश sin θ/r²। ये होता है किसी अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। dB1 = μ04πI AB, सॉरी यहाँ पर हमको A और B करना है क्योंकि हमने अल्पांश कौन सा लिया था, AB अल्पांश लिया था, इसलिए यहाँ पर आएगा AB अल्पांश, AB sin θ/r²। तो देखिएगा चित्र में इस AB अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता dB1 μ0/4πI, यानी इसमें बहने वाली धारा, AB यानी कि अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता sin θ/r², और r² जो है अल्पांश और बिंदु O को, ये बिंदु O के बीच की दूरी, और sin θ होता है अल्पांश और बिंदु O के बीच में बने कोण। आगे हमने लिखा है θ = 90 डिग्री। अब हमने θ = 90 डिग्री क्यों लिया है, क्योंकि त्रिज्या परिधि के लंबवत होती है, यानी त्रिज्या और परिधि के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये त्रिज्या और परिधि एक दूसरे के लंबवत होती है, इसलिए हमने θ = 90 डिग्री लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर θ की जगह 90 डिग्री रख देंगे। तो देखिएगा dB1 = μ0/4πI AB sin 90 डिग्री r²। और हम जानते हैं कि sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, तो हम इसकी जगह 1 रख देंगे।
तो फाइनली हमारे पास बचेगा dB1 इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री का मान 1 हो गया इसलिए फाइनली ये बचा है dB1 इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये बचा है हमारे पास फाइनली। आगे हमने लिखा है इसी प्रकार अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा चित्र के अंदर, अब अल्पांश B और C की बात करें, इस BC के कारण इस वृत्तीय कुंडली केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम दूसरे अल्पांश की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर आ जाएगा dB2 इक्वल, अब हमें इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, जहाँ पर AB था वहाँ पर हम BC लिख देंगे। तो देखिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, अब हमने यहाँ पर अल्पांश AB की बात की थी इसलिए यहाँ पर AB लिखा। अब हम अल्पांश BC की बात कर रहे हैं तो AB की जगह में लिख देंगे BC अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो होता है dB2 इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई BC अपॉन आर स्क्वायर। आगे लिखा है इसी प्रकार अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा चित्र के अंदर अल्पांश C और D की बात करें, इस अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हम यहाँ पर तीसरे अल्पांश की बात कर रहे हैं इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करेंगे dB3। तो हम यहाँ लिखेंगे dB3 इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, और अल्फांश हम CD की बात करें तो CD अपॉन में आर स्क्वायर। अब चित्र में देखिएगा हमने अल्पांश AB, BC और CD की बात की थी, इसी प्रकार हम इस वृत्त की परिधि को बहुत सारे अल्पांशों के भागों में विभाजित कर देंगे और सभी अल्पांशों की ऐसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर आगे की जितने भी अल्पांश हैं उनको ज्ञात न करते हुए ऐसे डैश डैश से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि फाइनली हम आगे भी ऐसे ही इनको या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी अल्पांशों की निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने लिखा है आगे धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल, अब जितनी भी हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि हमने आगे भी ऐसे ही निकाला था, यानी कि इसमें से सारी वृत्तीय कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने dB1, dB2, dB3 के मान निकाले थे वो यहाँ रख कर देंगे। तो देखिएगा B इक्वल dB1 का मान था म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन में आर स्क्वायर। इसी प्रकार dB2 का जो मान था म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई BC अपॉन में आर स्क्वायर प्लस इसी प्रकार dB3, यानी कि ये dB3 का जो मान है म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू CD अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इस इक्वेशन के अंदर या इस स्टेप के अंदर
μ0/4 आई और आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, तो यहाँ से हम μ0/4 आई आर स्क्वायर μ0/4 आई आर स्क्वायर सभी में से कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बचेगा b इक्वल μ0/4 इंटू आई अपॉन में आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा है हमारे पास ए बी प्लस यहाँ से बचा है बी सी प्लस यहाँ से बचा है सी डी प्लस आगे भी ऐसे ही बचते रहेंगे और ब्रैकेट को हमने क्लोज किया है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई ऐसे आगे भी बचता रहेगा। अब चित्र में देखिएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई ऐसे छोटे छोटे अल्पांश मिलकर हम पूरे इस परिधि पर चलेंगे। तो ये क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई एक वृत्त की परिधि बन गई। तो हम यहाँ लिख लेंगे इनकी जगह की बी इक्वल μ0/4 इंटू आई अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई ऐसे आगे ये पूरे एक वृत्त की परिधि बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, क्योंकि ये पूरे मिलके एक वृत्त की परिधि बनाएंगी। और हम जानते हैं वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो हमने लिखा b इक्वल μ0/4 आई इंटू आर स्क्वायर इंटू वृत्त की परिधि, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब देखिए यहाँ 2r है और यहाँ पर 1r, इस r से 1r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली बचा है b इक्वल μ0/4 आई अपॉन में r और यहाँ पर बचा है 2π। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सीधे लिख देंगे कि b इक्वल μ0/4 इंटू 2π आई अपॉन में r। कुछ नहीं किया, इसको साथ में लिखा हमने 2π और i को, और यही और इसका मात्रक जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार यही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आगे हमने लिखा है यदि फेरो की संख्या n हो, यानी कि हमने जो वृत्तीय कुंडली बनाई है उसमें फेरो यानी जो लपेटों की संख्या n हो, तो सेम है, कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा b इक्वल, यही फार्मूला आ जाएगा b इक्वल μ0/4 इंटू 2π, और फेरो की संख्या कितनी n है, तो n i अपॉन में r। तो ये क्या बन जाएगा, जब फेरो की संख्या n हो तो फाइनली इसी फार्मूले के अंदर हम n और ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्ञात हो जाएगा कि जो हमारे पास कुंडली है उसमें फेरो की संख्या n है, और इसका मात्रक भी सेम वही होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। यही फाइनली व्यंजक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी गई थी कि तीव्रता अधिकतम होने की शर्तें, यानी कि हमें वो शर्त ज्ञात करनी है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो, जिसमें से पहला है कुंडली में प्रवाहित धारा का मान बढ़ाकर, यानी कि जो हमारे पास जो कुंडली है उस कुंडली में यदि हम धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ जाएगा। सेकंड है कुंडली में फेरो की संख्या बढ़ाकर, यानी कि हमारे पास जो कुंडली है उसमें जितना अधिक मात्रा में फेरो की संख्या होगी
उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिकतम होगी। थर्ड एंड लास्ट है कुंडली की त्रिज्या कम करके, यानी कि हम कुंडली को अधिकतम मात्रा में छोटी करके, यानी कि उसकी त्रिज्या कम करके भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार आज हमने किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना सीखा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।